हेलो कैंडिडेट्स, आइए बात करते हैं अगले वीडियो की। पिछले वीडियो में जल अपघटन अक्रिया को अक्रियाओं में जब बात चल रही है तो आपको यहां पर एक अक्रिया बताई जा रही है, ऊष्माक्षेपीय अक्रिया। ऊष्माक्षेपीय कुछ इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं कभी कभी कि अभिकारक से उत्पाद प्राप्त करने में ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं। मतलब अभिकारक से जब उत्पाद प्राप्त करते हैं, ऐसे इस प्रकार की क्रिया को लिखेंगे इस प्रकार से, अभिकारक से प्राप्त हुआ हमको क्या उत्पाद प्लस किसका उत्सर्जन करेंगे, ऊष्मा। ऊष्मा के उत्सर्जन को आप यहां पे लिख सकते हैं उत्सर्जन। ठीक, प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये और रूप होगा उत्पाद के रूप में ये भी होगा। एक अभिक्रिया है जिसको कहते हैं ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया जो है उसको हम इस तरह से लिखेंगे, अभिकारक। अब देखो दो तरीके से लिखा जाता है, अभिकारक प्लस ऊष्मा गिव्स उत्पाद, ये बना। अगर हम इसको यहां पे ना लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभिकारक बनेगा उत्पाद, लेकिन यहां पे माइनस में ऊष्मा लिखेंगे एंथैल्पी के रूप में। अगर हम ये ऊष्मा यहां पर मुक्त करवाएं ऋणात्मक दर के साथ तो ये ऊर्जा का मान हो जाता है, एंथैल्पी हो जाती है। एंथैल्पी क्या है ये आपको आगे चल के चैप्टर में बताया जाएगा, इलेक्ट्रोड पढ़ाएंगे आपको। तो अभिकारक से उत्पाद प्लस ऊष्मा उत्सर्जन हो गया। अभिकारक ने ऊष्मा को ग्रहण किया, तब जाकर किसका निर्माण हुआ, उत्पाद का। जैसे हम बात करें चाय की, चाय में आप क्या करते हैं, पानी ले लेते हैं, चाय की पत्ती ले लेते हैं, चीनी ले लेते हैं, गैस पर जब तक नहीं रखते क्या चाय बन जाती है, नहीं होता है ना। इसका मतलब ये है कि वो अभिक्रिया होने के लिए वहां पर ऊष्मा की आवश्यकता है। तो वो जो अभिक्रिया है किस प्रकार की है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का शोषण कर रही है ना। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का क्षेपण करना, क्षेपण करने का मतलब ये है कि मुक्त करना। ऊष्मा का क्षेपण करने वाली अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्मा का शोषण करने वाली अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है, जबकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है कि जब तक अभिकारक को ऊष्मा प्राप्त नहीं होगी वो उत्पाद का निर्माण नहीं करेगा, वो उत्पाद का निर्माण नहीं करेगा। आपके सामने दोनों प्रकार की रिएक्शंस लिखी हुई हैं, एक में अभिकारक है, उत्पाद है, और ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। ऊष्मा शोषी में अभिकारक ऊष्मा ग्रहण करके ही इसका निर्माण कर पा रहा है, उत्पाद का निर्माण कर पा रहा है। हाँ, एक चीज और, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी ये दोनों अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों प्रकार की हो सकती है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी ये दोनों जो अभिक्रियाएं हैं ये दो प्रकार की हो सकती हैं, दोनों प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। कल आपको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों बताई गई थी, फिर से आप सुन लीजिए, ओरल बताए जा रहे हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय क्या होती है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो अभिकारक से उत्पाद प्राप्त करने के पश्चात फिर से उत्पाद से अभिकारक कुछ अभिक्रियाएं इस प्रकार की होती हैं जिसमें क्या होता है कि अभिकारक से उत्पाद प्राप्त करने के पश्चात पुनः उत्पाद से अभिकारक बनने लगता है, पुनः उत्पाद से अभिकारक बनने लगता है। तो इसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं, एक हो जाती है अग्र क्रिया, एक हो जाती है पश्च क्रिया। अग्र क्रिया वो क्रिया होती है जो अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए होती है,
और पश्च क्रिया वो होती है जो का से हकार बनने के लिए होती है। ठीक है, ये क्रियाएं आपको हर हाल में याद रखनी है। अब अनुत्क्रमणीय क्रिया क्या है? अनुत्क्रमणीय क्रिया होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से कारक से उत्पाद ही बन जाए, बस इतना होता है। जैसे हमने आपको कल जलविघटन पिछले वीडियो में जलविघटन बताया था, C6H जो होता है C12H22O11 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस C6H12O6, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब बन गए थे सुक्रोज के जलविघटन के द्वारा, तो वहां पर आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, फिर ग्लूकोज फ्रक्टोज से पुनः वही सुक्रोज उसी प्रकार के तंत्र उसी प्रकार के घनत्व का सुक्रोज आपको प्राप्त नहीं हो सकता। ये होती है अनुत्क्रमणीय। लेकिन अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का संयोग करा के हम अमोनिया गैस का निर्माण कर देते हैं, तो कुछ समय के पश्चात जैसे ही वो संश्लेषण के पश्चात संघनन की अवस्था में संयुक्त में आएगी, वो पुनः नाइट्रोजन गैस का उत्सर्जन करने लगती है। इसका मतलब ये है कि जैसे नाइट्रोजन से वो अमोनिया बनी थी, अब फिर से अमोनिया से नाइट्रोजन बनने लगती है, और उस प्रकार की क्रिया उत्क्रमणीय कहलाती है। उसमें एक विशेष प्रकार का साइन रखा है, ऐसे इस प्रकार का साइन है, जबकि ये जो साइन है ये अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, अब क्रियाओं के प्रकार में ही ये सब है, आपको अच्छे से समझना है। फिर जो अगली क्रिया आती है वो क्रिया है जल संयोजन। अगली क्रिया जो है वो क्रिया है जल संयोजन की। जल संयोजन नाम आप समझिए, अर्थ समझिए इसका। जल संयोजन का मतलब है जल का जुड़ना। जल संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है? जल का जुड़ना। जल संयोजन, जल का जुड़ना। जैसे देखिए, इसमें प्रायः जो अभिक्रियाएं होती हैं वो क्रिस्टलीकरण की होती है। जल जब किसी यौगिक से जुड़ता है तो वो क्रिस्टल के रूप में ही जुड़ सकता है। अब क्रिस्टल के रूप में जुड़ने का मतलब ये है कि वो बर्फ की संरचना बना रहा होगा। वो किसकी संरचना बना रहा होगा? बर्फ की संरचना बना रहा होगा। देखिए, जैसे Na2CO3 प्लस 10H2O, Na2CO3 प्लस 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। जल के 10 अणु। अब क्रिया कौन सी है? क्रिस्टलीकरण, या आप इसे कहेंगे प्रभाजी आसवन। ठीक है, प्रभाजी आसवन। ये क्या बना? Na2CO3 मतलब क्या? सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल या का क्रिस्टल रूप। 10 जल के अणुओं के द्वारा बनाई गई बर्फ की संरचना में उचित घनत्व के रूप में वहां पर कौन सा अणु उपस्थित होता है? Na2CO3 का अणु उपस्थित होता है। Na2CO3 का अणु उपस्थित होता है। चलिए, ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ये अभिक्रियाएं, 3 अभिक्रियाएं धीरे धीरे पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, ताकि आप पर ज़्यादा बोझ भी ना आए। जल अपघटन हो गया, जल संयोजन हो गया, और निर्जलीकरण की एक प्रक्रिया है, निर्जलीकरण अभिक्रिया। ये भी आपने पढ़ ली। निर्जलीकरण अभिक्रिया क्या है? निर्जलीकरण क्रिया में क्या होता है कि आपके सामने लिखा होगा एथिल
प्रतिस्थापन हो जाता है, H OH के साथ जुड़ जाता है, बनेगा CH3 CH2 Cl प्लस H2O। ठीक है, ये किस प्रकार की क्रिया है? निर्जलीकरण, मतलब जब दो यौगिकों के संयोग में, यहाँ पे अपकारक है, आपको अपकारक में कहीं भी जल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उत्पाद में आपको जल दिखाई, अस्थायी यौगिक होता है। ठीक है, यह अस्थायी यौगिक होता है जो कि आगे धीरे धीरे बदलता है। ये HCl बन जाता है, HCl बन जाएगा, फिर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो जाती है और डबल बॉन्डिंग के कारण ईन बनता है। तो अस्थायी यौगिक तो है, लेकिन उत्पाद में आपको प्राप्त होता है जल, जो कि अपकारक में अभी तक नहीं था। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद में हमको जल प्राप्त हो, लेकिन अपकारक में कहीं पर जल का अणु भी नहीं लिखा। देखिए यहाँ पर देखिए, आपको अपकारक में जल दिखाई दे रहा है, अब उत्पाद में भी जल दिखाई दे रहा है, जल का अणु दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपकारक पर जल, तभी इसको जल संयोजन कहा गया है, इसे निर्जलीकरण कहा गया है। अपकारक में जल नहीं था, लेकिन उत्पाद में जल है, मतलब कोई ऐसी अभिक्रिया जिसके अभिकारक पदार्थों में जल का कोई भी अणु नहीं था, किंतु अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पाद के रूप में जल मुक्त होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अच्छे से नोट कर लीजिए, बाकी अगले वीडियो में बताया जाएगा।